दोस्तों आज पेश है एजेंट जेड। ये एक और चित्र है दोस्तों। भारत स्थित इंटरपोल पुलिस ब्रांच ऑफिस में पुलिस चीफ सुशांतो मुखर्जी अपराध जगत के सबसे बेरहम, सबसे ज़्यादा खतरनाक मुजरिम की फाइल, इंस्पेक्टर जीरो की फाइल पढ़ रहा था। डॉक्टर जीरो, अपराध जगत का सबसे बेरहम डॉक्टर जीरो सभ्य समाज का एक हृदयहीन महाजन के रूप में जाना जाता है। इस हृदयहीन व्यक्ति को पुलिस आज तक हाथ नहीं डाल सकी। डॉक्टर जीरो का जन्म 1932 में हुआ था। उसका पिता धर्मदास एक मामूली दुकानदार था जो पुरानी चीज़ों को खरीदने और बेचने का धंधा करता था। डॉक्टर जीरो का बचपन का नाम जीवनदास था। उसका पहला अपराध अपने घर से ही शुरू हुआ था। ए लड़के, तेरे पास तेरे बाप की दुकान की चाबी है। अगर तू हमें दुकान में घुसने देगा तो हम तुम्हें 5 रुपये देंगे। 5 नहीं 10। ओके, हमें मंजूर है। लड़का बड़ा तेज है। और धर्मदास का घर भी दुकान में ही था। ए, कौन हो तुम? भीतर कैसे आई? खबरदार धर्मदास, हमारे पास दुकान की चाबी है। जल्दी माल निकालो, हरी अप। उसकी एक चाबी लड़के के पास रहती थी। नहीं दूंगा, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। तेरी यह हिम्मत, बुला पुलिस को। साला। और चोरों ने जल्दी ही माल समेटा और थैलियाँ उठाए दरवाजे की ओर बढ़ गए। ठहरो, जाने से पहले मेरे 10 रुपये दो। कमाल है, इसका बाप मर गया, यह अपने 10 रुपये मांग रहा है। यह ठीक मांग रहा है। यह हमारा तय हुआ। इसे 10 रुपये दो जीत। यह लो। पर तुम्हें अपने बाप के मरने का कोई दुख नहीं? नहीं, मरना सभी को एक न एक दिन है, फिर दुख कैसा? उसका दूसरा अपराध 1951 में रिकॉर्ड किया गया, जब वह लुटेरों को एक छोटे से दल का सरदार था। चलो मैक, जल्दी ही माल समेटो और निकल चलो। ओके बॉस। तभी पुलिस वहां पहुंची। विक्की, दुकान को चारों तरफ से घेर लो, क्विक। दुकान के भीतर, बॉस, पुलिस हमें चारों तरफ से घेर लिया है। नहीं, हम मुख्य द्वार से उसका मुकाबला करते हुए बाहर निकलेंगे। आगे बढ़ो। शायद वे अभी पिछले दरवाजे पर नहीं पहुंचे हैं। हम उधर से निकल सकते हैं। बस, हमारे साथी मर रहे हैं, उन्हें मरने दो। मैक, तुम लूट का माल लेकर मेरे पीछे आओ। यह अच्छा नहीं हुआ बॉस, हमारे सभी साथी पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए। तुमने उसे धोखा दिया है। अगर मैं ऐसा न करता तो हम भी मारे जाते और लूट का यह माल भी हाथ से धोना पड़ता। तुम्हारे पास दिमाग है बॉस। इंसानियत का नाम पर तुम बिल्कुल जीरो हो। जीरो अच्छा नाम है। आज से मैं यही नाम अपना लेता हूँ। और जैसे ही मैक घूमकर द्वार की ओर बढ़ा, जाओ, मुझे अब तुम्हारी भी जरूरत नहीं। और इस तरह जीवनदास ने अपना नाम जीरो रख लिया और वह छोटा कस्बा दिखाई पड़ने लगा। वह रात एक प्राइवेट टैक्सी में राजधानी से दिल्ली की ओर चल पड़ा। दिल्ली में उसने निचले इलाके में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल के यहाँ कंपाउंड की नौकरी की। यह स्थान मेरे लिए सुरक्षित है। अजीब नाम है तुम्हारा, जीरो। कहीं दिमाग से जीरो तो नहीं हो? नहीं डॉक्टर साहब, मैं जल्दी ही सारी दवाओं का नाम याद कर लूँगा। एक रात, देखो भाई जीरो, चाय, चीनी और दूध मैं तुम्हें दे सकता हूँ स्टोव पर। तुम्हें चाय खुद बनानी होगी। बदले में मुझे चाय, चीनी
दूध के पैसे भी देना होगा। डॉक्टर साहब, किसी किसी का इस तरह पैसे मांगना मैं कतई पसंद नहीं करता। यह मुझे पर छोड़िए कि मैं कैसे देता हूँ। और तत्काल ही, अब तुम काफ़ी बूढ़े हो चुके डॉक्टर, गो गो गो। और डॉक्टर को मारकर जीरो उसकी दुकान हथिया ली। यह लो डॉक्टर जीरो, इन तीनों खुराकों से तुम्हारे बच्चे को बुखार उतर जाएगा। दूसरे दिन, डॉक्टर साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे 2 बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, आपकी एक एक पाई चुका दूंगा, मुझ पर रहम करो। सुनो भाई, रहम करना मैंने नहीं सीखा। तुम्हारे भूखे बच्चे भूख से मरे या बीमारी से, मुझे अपना पैसा चाहिए। मैंने तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी का ठेका नहीं ले रखा। और 10 साल बाद 1961 में उसका नाम जाली दवाओं के धंधे में जुड़ गया। बस वो चोपड़ा तुम्हारी दवाएं लेने से इनकार कर रहा है, कहता है दवाई नकली है। वह पुलिस को जाने की दोष दे रहा है। कल पुलिस खुद उससे बात करेगी। इंस्पेक्टर शर्मा से मेरी बात कराओ। हो जाएगा इंस्पेक्टर साहब, आपको आदेश काफ़ी। ओके, गुड आफ्टरनून सर। और दूसरे दिन, कैसा ज़माना आ गया भाई, नकली दवाई बेचकर मरीजों की जान लेते इन्हें ज़रा भी डर नहीं लगता। इंसानियत के नाम पर जैसे कोई चीज़ ही नहीं रह गई, हत्यारे हैं ये लोग। और अगले दिन सवेरे मुख्य अखबार में, नकली दवाओं को सेवन में 40 लोगों की मौत के मुंह में। चोपड़ा मेडिकल स्टोर के मालिक भगवान दास चोपड़ा पुलिस की गिरफ्त में। लाखों रुपए की नकली दवाई पकड़ी गई। आपने तो कमाल कर दिया बॉस चोपड़ा, किसी ने नहीं सुनी। आप पर जरा भी आंच नहीं आई कैसे? डॉक्टर जीरो अपने हाथ बचाकर धंधा करता है, अभी और आदमी मरने दो। और सन 1971 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई की तबाह बर्बाद हुए शहरों पे फिर से बसाने का ठेका जीरो को मिला। बम से बरामद इलाके फिर से बसाने का ठेका बड़ा मुश्किल काम था। मूर्ख, ठेका ऐसे ही नहीं मिला, इसके लिए अधिकारी को खरीदना पड़ता है। सन 1975 में जीरो दिल्ली का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन तभी तस्करी में एक छापे में कानून की गिरफ्तार में आ गया। यह छापा मारा गया। इन कागजातों में कुछ न कुछ सबूत छिपे होंगे। यस सर। और सबूत के आधार पर पुलिस डॉक्टर जीरो को उसकी शानदार कोठी में घेर लिया। तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो ऑफिसर? मेरा अपराध क्या है? तुम्हारे खिलाफ धोखाधड़ी, गबन, नशीले पदार्थों, तस्करी, लूट, समय का आदि एक लंबी लिस्ट है डॉक्टर। 1 साल तक चले मुकदमे के बाद डॉक्टर जीरो को अपराधी पाया गया। डॉक्टर जीरो, तुम्हारी बुराइयों से समाज की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए 20 वर्ष का श्रम कारावास दिया जाता है जेल में। बॉस, तुमने ऐसा कहा था कि तुमने जैसा कहा वैसा इंतजाम कर दिया गया है, लेकिन उस डायनामाइट से आधी से ज़्यादा जेल उड़ जाएगी। आपका ध्यान रखना। मैं हमेशा अपना ध्यान रखता हूँ माइकल। तुम्हें हर हालत में जेल से बाहर आना है, चाहे इसके लिए कितनी जाने क्यों ना चली जाएं। दूसरे दिन, आओ डॉक्टर, हम तुम्हारे साथ थोड़ी मेहनत का काम करो, तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी। मूर्ख, 2 मिनट बाद यह पूरा यार्ड अपनी सेहत पर चीख पुकार मचा रहा होगा। और ठीक 2 मिनट बाद जेल की दीवार पर लगा डायनामाइट जोरदार धमाके के साथ फटा। 17 कैदी मरे, 30 घायल हुए और डॉक्टर जीरो की टूटी हुई दीवार को पार करता हुआ वहां से चला गया। पुलिस चीफ फाइल बंद करके सामने अपने ड्यूटी की ओर देखा। खतरनाक आदमी है, अब कहाँ है वह महाशय? सर, ठीक ठाक तो होता पता नहीं जानता, लेकिन हमारे सैकड़ों बहादुर इंस्पेक्टर यह जानकर गोली का शिकार हो चुके हैं। यह तुम
कैसे कह सकते हो कि उसकी मौत के पीछे उस खूनी की दरिंदे का हाथ है मार्शल? इतनी बेरहमी से कोई शख्स हत्या नहीं कर सकता। पिछली हत्याएं और इनमें बहुत समानता है सर। सर, जेल से जिस तरह से तोड़कर भागा था, ठीक उसी तरह बर्बादी साल भर में दिल्ली के शेयर मार्केट में हुई है। बिल्डिंग्स मलबे में ढेर कर दिया गया है। वह किसी आतंकवादी का काम हो सकता है? नहीं सर, लोग उस आतंकवादी को हमारे देश नहीं नहीं हो सकता सर। इन दिनों आतंकवादी हमारे देश में सक्रिय नहीं है। सुना यह था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मार्केट के धड़ाधड़ बड़ी संख्या के शेयर खरीदे और एक दिन पूरा शेयर मार्केट ब्लास्ट हो गया। ओह, इसके बाद? सर, सुना है वह नया डॉक्टर जीरो ने जेल से भागने के बाद चुने हुए अपराधी इकट्ठे किए थे। उनके एक में अपने अंडरग्राउंड कंट्रोल सेंटर तैयार किया और जिन लोगों के अड्डे को बनाया था उन्हें जीवित ही एक कब्र गृह में दफन कर दिया। ओह, उसने इस कंट्रोल सेंटर का आज तक का पता लगाया जा सकता है? कहना क्या चाहते हो तुम? जी, वह बहुत सुरक्षित और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का लैस जगह है सर। उस सेंटर में पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देने का इरादा का है क्या? यस सर। यह देखिए, भारत सरकार चीफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की हत्या के बाद जो सुराग मिले, उन्हें ऐसा ही लगता है यह नोट उनकी मेज से मिला था। डॉक्टर अर्थव्यवस्था बचाओ डॉक्टर जीरो। ओह, भारत सरकार के प्रमुख वित्त सलाहकार की मौत टेलीफोन के इलेक्ट्रॉनिक्स करंट छोड़कर की गई। उन्हें मरते मरते यह नोट लिखा है। अचानक चीफ डॉक्टर जीरो की फाइल पर घूसा मारा। अगर कोई व्यक्ति सनकी डॉक्टर को बरामद कर सकता है तो वह एजेंट जेड हो सकता है। मार्शल, उसका पता लगाने में वक्त कहाँ मिल सकता है? सर, नहीं सर, पर पता लगाया जा सकता है। फिर पता लगाओ। 24 घंटे बाद एक गुप्तचर हेडक्वार्टर में पूछा मार्शल को खबर। सर, एजेंट जेड इन दिनों चंडीगढ़ के फ्लाइंग क्लब में पायलट कोचिंग इंचार्ज है। गुड। निहाल सिंह, उसे तत्काल ही संपर्क करो, मुझसे संबंध स्थापित करो और कहो। दूसरे दिन एजेंट मार्शल फ्लाइंग क्लब में फ़ोन मिला। यस सर। ओके सर। यह लो, तुम्हें घर जाने की ज़रूरत नहीं, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। ज़रूर। तू इस बार मेरे लिए काम फंसाया है निहाल। उस्ताद, देश का सवाल है। यह देखो, शायद अखबार नहीं पढ़ते इन दिनों। क्या पढ़ूं? रोज़ रोज़ बेकसूर लोगों की हत्या की खबर पढ़ कर बोर हो गया हूँ। डॉक्टर जीरो शैतान चला कि देश की अर्थव्यवस्था का एक माह को तहस नहस कर दी जाएगी। भारत सरकार के प्रमुख वित्त सलाहकार की हत्याएं डॉक्टर जीरो की योजना का पहला कदम। और क्लब के बाहर बेगुनाह लोगों की मौत के घाट उतारने वाले खूनी दरिंदा डॉक्टर जीरो लगता है इस बार निपटना ही होगा। मुसीबत यह है उस्ताद कि वह कुछ आता पता नहीं मालूम। उसी समय एक पेंट हाउस में जोरदार धमाका, आग भड़क उठी। अगर यह आग फैल गई तो बराबर वाली बिल्डिंग भी नहीं बचेगी। पास वाली एक बड़ी बिल्डिंग। अरे, दरवाज़ा किसने बंद कर दिया? इसे खोलो। तोड़ दो दरवाज़ा, तोड़ दो दरवाज़ा खोलो वरना हम मारे जाएंगे। निहाल सिंह, तुम उस बिल्डिंग के पास दरवाज़ा तोड़ो, मैं आग पर काबू करने की कोशिश करता हूँ। ओके उस्ताद। और एजेंट जेड तेजी से हैंगर में खड़े एक छोटे एयरपोर्ट पर चढ़ा। जेड, तुम यह क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा? सामने से हटो, यह पागल हो गया है। और
जलती इमारत के पास जाकर जेड ने हवाई से वाष्प थ्रोटल को पूरा खोल दिया। अब समझ में आ गया। हजारों लोगों की जिंदगी इस तरह किसी ने आज तक नहीं बचाई होगी। कमाल है, आग पर काबू पाने के लिए यह तरकीब इसे सूझी कैसे। और निहाल सिंह ने बड़ी बिल्डिंग का दरवाज़ा खोला। जल्दी करो भाई, घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। इससे पहले फायर ब्रिगेड भी गाड़ियां वहां पहुंचकर आग बुझा चुकी थी। हजारों लोगों को मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचे। यह जरूर आतंकवादियों का काम है। उस भीड़ से अलग निहाल के दो संदिग्ध व्यक्तियों एक विदेशी कार सवार होते देखा। ये दोनों कौन है और कहाँ जा रहे हैं? उस्ताद, तुम इन्हें पहचानते हो? नहीं, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। संदिग्ध व्यक्ति जैसे ही कार स्टार्ट करके पेंट हाउस के पास दूर जाने लगे तो कमान उनका पीछा करना चाहिए। यस बॉस। और उस्ताद, जीरो इंसान के रूप में खूनी भेड़िया है। उसकी माद में घुसना जिंदगी से हाथ धोना है। जिंदगी खुद एक खतरा है निहाल सिंह, इस खतरे से डरना नहीं चाहिए। एक ऊंची पहाड़ी पर जेड ने देखा निहाल सिंह। वे दोनों उस पुल पर पार गए। यह कोई टहलने की जगह नहीं है। इस दूरबीन से देखता हूँ उस्ताद। जेड दूरबीन आंखों पर लगाई तो निहाल सिंह अपने थैले में एक अखबार निकाला। उस्ताद, शिमला में होने वाली इंटरनेशनल फाइनेंस मीटिंग्स की कॉन्फ्रेंस में भाग लेने देश विदेश के 3 वित्त वहां पहुंच रहे हैं और उनमें से अधिकांश ट्रेन से शिमला पहुंचेंगे। अगर वे पहुंच गए तो इस पुल पर ट्रेन सहित बम से उड़ा दिया जाएगा। क्या? निहाल, तुम दूरबीन से उन पर नज़र रखो, मैं देखता हूँ। उन्होंने ज़रूर वहाँ टाइम बम फिट किया है। संभल कर उस्ताद, यह ज़रूर डॉक्टर जीरो की आदमी है। इन्हें हमें किसी तरह इन्हें पकड़ना है। जेड पुल के नीचे पहुंचा। मुझे हर हाल में समय से पहले वहां पहुंचना होगा। वह रहा बम। वह ट्रेन पहुंचने से पहले मुझे उसे उठाना होगा और बम डिफ्यूज़ करने से पहले ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी। इससे अच्छा कि बम को यहाँ से दूर हटा दूँ। और ये टेप बड़ी मजबूत से चिपका है, इसे पकड़ कर रखो निहाल। और इस चाहत के पीछे खड़े हो रहो। डरो मत, मैंने टाइम बम का टाइम सेंटर निकाल दिया। ओह, मैंने सोचा अगर यह मेरे हाथों में फट गया तो। दूसरी ओर हमें काफ़ी गोलियां बेकार कर दी। ट्रेन टर्नी उसे ख़त्म करने के लिए तुम बताओ। तुम ठीक कहते हो मास्टर, पर वे छिपे कहाँ हैं? आपके सिर पर दोस्तों। देखता हूँ तेरे को। और तभी बॉस, अपना बम वापस कर लो भाई। जेड ने मास्टर को टोनी की तरफ धकेला। टोनी के दाहिने हाथ में उसकी बाँह थाम ली। मास्टर, मैं गिर रहा हूँ, बेवकूफ़, छोड़ मेरी बाँ। और दूसरे पल भयानक विस्फोट। वे दोनों अपने ही बम से मारे गए। अब जीरो तक कैसे पहुंचे उस्ताद? मास्टर द्वारा छोड़े गए बम बैग को जेड ने खोला। उसमें कोई महत्वपूर्ण चीज़ पीछे छोड़ी थी। निहाल, एक गन, एक वॉकी-टॉकी ट्रांसमीटर और विस्फोटक कैप्सूल, धुएं के बम्स और कुछ टेप। दोनों कार के पास पहुंचे। यह कार उस कार से नहीं निहाल, इस कार से हम चलेंगे। ठीक है उस्ताद। हम जीरो के हेडक्वार्टर का पता कैसे लगाएंगे? इसी समय सहसा उन दोनों आतंकवादी को माइक्रोवेव रेडियो ट्रांसमीटर संकेत देने लगा। जेड निहाल सिंह चौंक कर उसके देखा। कंट्रोल 2 X-13, अगर काम पूरा हो गया तो हेडक्वार्टर पहुंचो।
7Y62 कंट्रोल काम पूरा हो गया है पर विरोधी सक्रिय है, सलाह और दे। और कंट्रोल 2 6Y13 सीधे आने में खतरा है, यू एयर एजेंसी कैंपिन फाइन सर्विस 6 सेंटर 7 साफ इलेक्ट्रिक ओवर। दोनों तेजी से चंडीगढ़ की ओर वापस लौट पड़े। यह कार चंडीगढ़ रजिस्टर है, ज़रूर इसका मतलब चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में इलेक्ट्रिक नंबर की दुकान होगा। चलकर लेते हैं। ताज्जुब है कि तुम्हारी नाक के नीचे बैठा था और उसे दिल्ली में ढूंढ रहे थे। और करीब 1.5 घंटे बाद चंडीगढ़ सेक्टर 7 में पहुंचे। उस्ताद, यही वह जगह है। 11 नंबर की दुकान यहाँ फूलों की दुकान है। यहाँ न कोई कैबिन है और न ही यहाँ कोई सर्जन है। उस्ताद, यहाँ पार्किंग का बोर्ड लगा है, गाड़ी हम यहाँ नहीं। नो पार्किंग का बोर्ड लगा है। यहाँ पार्किंग का बोर्ड लगा है, हम गाड़ी यहाँ नहीं छोड़ सकते, पुलिस चालान कर देगी। तुम्हें अच्छा याद दिलाया, आओ इंतज़ाम करते हैं। मैं एजेंट जेड किसी खास मकसद से यह कार पार्क कर रहा हूँ। यदि पुलिस इसे झाँक कर देखे तो यह पुर्जा दिखाई दे तो समझ लेना कि मैं और मेरा साथी सिक्योरिटी एजेंट निहाल सिंह की फूलों की दुकान के भीतर है, जो डॉक्टर जीरो का हेडक्वार्टर हो सकता है। जेड और बुढ़िया के पास पहुंचे। XY10 कंट्रोल एजेंसी कैफिन फाइन सीरीज कम टू दी वे कैबिन फाइन सर्जन 6 क्विक। दोनों गाड़ियों से उतरकर बेसमेंट के कमरा बेहद ठंडा था। ओ, बाहर से कोई सोच भी नहीं सकता नीचे क्या होगा। उस्ताद, वो देखो, कैबिन 5 और सर्जन 6। यदि यही मार्ग यहाँ पहुँचने का था तो जीरो हेडक्वार्टर का अवश्य पहुँचेंगे हो सकता है। और दोनों कैबिन में सीधे फर्श के समाने लगे। इस फर्श के नीचे ज़रूर कोई मशीन लगी है। उस्ताद, मुझे तो डॉक्टर जीरो यह कंट्रोल सेंटर यही लगता है। और कैबिन यहाँ पहुँचे, लिफ्ट लगी थी। तुम ठीक कहते हो। अचानक दोनों कैबिन एक स्लोप से फिक्स हुए फर्श लेवल पर चलने लगी, जैसे ही पेटियां चल रही हों। दोस्तों, आपका स्वागत है। जीरो हमारी फितरत को पहचान गया लगता है निहाल, अब हम कैदी हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, शायद घुसपैठियों की तरह इसी तरह व्यवहार करता है। वह चूहे का बिल मालूम देता है। कमाल है, ज़मीन के नीचे पूरा साम्राज्य। और आखिर दीवार को पार कर दोनों कैबिन के विशाल हॉल में पहुंचे। जैसी जगह रुके, डॉक्टर जीरो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो रहा चूहा यहाँ है। डॉक्टर जीरो अपने हेडक्वार्टर में आपका स्वागत करता है। बड़े भाग्यशाली हो जो तुम यहाँ पहुँच चुकी। जेड ने डॉक्टर जीरो को चेहरे पर से देखा। तुम पुलिस के आदमी हो या सिक्योरिटी एजेंट, तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम एक वस्तु हो जिसे समाप्त होना है, समझे। मैं और मेरे आदमी इस कंट्रोल रूम की सारी दुनिया अर्थ की व्यवस्था तहस नहस कर देंगे। फिर सारी दुनिया मनी मार्केट मेरा
छत्रराज होगा, लेकिन मैं अपने शब्दों को तुम्हारे लिए बर्बाद नहीं करूंगा। दोस्तों, इस दीवार के पीछे गैस चैम्बर, जहां तुम कुछ ही पलों में गहरी मौत की नींद सो जाओगे। मुंह और इमारत गैस चैम्बर में। निहाल, सांस रोक लो, यहाँ दम घुटने से मरने के लिए नहीं आए। और दूसरे क्षण जेड ने एक विस्फोटक कैप्सूल कैबिन में मारा और कैबिन में गैस चैम्बर में भरने लगी। जल्दी करो निहाल, एक और कैप्सूल इस दरवाजे से तोड़ सकता हूँ। और कैप्सूल विस्फोट से दरवाज़ा तोड़ दिया और दोनों तेजी से बाहर निकले। हम यहाँ से बच गए उस्ताद, पर जीरो की फौज का सामना कैसे करेंगे? आतंकवादियों की ताकत केवल डराने के लिए होती है निहाल। जीरो की पूरी फौज भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जेड गलियारों को एक सिरे से खाली कमरा में पाया और तुरंत 3 रोशनदान की ग्रिल उखाड़ दी। यह तो तुम कमाल कर रहे हो उस्ताद। अपने अंडरग्राउंड कंट्रोल सेंटर से एक चीज़ का ही खतरा है, सबसे अधिक हो सकता है, और वह है आग। जेड ने धुएं के बम रोशनदान में फेंके। हाँ, यहाँ हवा रोशनी सिस्टम जरूर है, पूरा अंडरग्राउंड सेंटर में जाता होगा। और कुछ ही देर में गहरा धुआं कंट्रोल रूम सेंटर की खिड़की से रिस कर बाहर आने लगा। काला धुआं। ओह, लगता है कंट्रोल में आग लग गई। और डॉक्टर जीरो का स्टाफ भाग खड़ा हुआ। भागो, सेंटर में आग लग गई है। रुक जाओ मूर्खों, खतरे का अलार्म नहीं बोला और हम गिर गए। अपनी जान बचाओ। और कुछ ही पलों में पूरा कॉरिडोर भयभीत लोगों की भीड़ से भरा था। सब लोग एक दूसरे से निकलने के लिए आपस में खींचातान करने लगे। इमरजेंसी द्वार से निकल चलो, पीछे हटो, जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। और खाली कमरे में जेड और निहाल सिंह। देखो, मेरा भी यही मतलब था निहाल। मौत का आतंक से कितने भयभीत हो उठे हैं। तुम ठीक कहते थे उस्ताद। जीरो कहाँ है? कहाँ होगा? कंट्रोल रूम सेंटर में खड़े हाल में। गटर की कीड़ो, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ नहीं जा सकते। तुम अकेले नहीं हो जीरो तत्काल ही पलट कर देखा। पहली बार उसे चेहरे पर भाव उभरा। तुम्हें तो मैंने गैस चैम्बर में धकेल दिया था। कोई मुझे इस तरह नहीं मार सकता। मेरा नाम जेड है। नहीं, तुम मेरे सामने कुछ नहीं। सारी दुनिया मेरे नाम का आतंक भयभीत है। तुम इस सेंटर को ख़त्म करने की कल्पना नहीं कर सकते। तभी मैं तुम्हारे सेंटर की इस कंट्रोल मशीन को तहस नहस कर दूंगा डॉक्टर जीरो। नहीं। और एक पल के लिए ही जेड की आंखों निगासी की तरह उठी। जीरो को धकेल कर आगे खड़ा हुआ। बेवकूफ, ठहर वरना गोली मार दूंगा। और इस भारी इमारत का दरवाज़ा हाल की दीवार में खुला। जीरो बाहर से निकलते हुए बंद हो गया। जल्दी निकलो निहाल, आग की लपटें फैलने लगी हैं। तुम जिंदा दफन हो जाओगे। उस्ताद, वह निकल गया। हम उसे पकड़ सके तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। करना मुश्किल। उस्ताद, वह निकल गया। हम उसे नहीं पकड़ सके तो आतंकवाद को ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। मैं आखिरी विस्फोट कैप्सूल का प्रयोग इस दरवाजे पर करता हूँ। और जेड ने कैप्सूल दीवार पर मारा। धड़ाम। कमान, मैं आ रहा हूँ उस्ताद। और वो उधर से गया है। ऐसा की दरिंदे को जीवित रहने के लिए दुनिया की सुरक्षा मुश्किल है। काश पुलिस को तुम्हारी पर्चा कार से मिल गया हो और वह गिर जाए। निहाल सिंह का ख्याल ठीक था। पुलिस को जेड की पर्ची मिल गई थी। उसने एरिया को पहले ही घेर लिया था। मार्शल, हमें 3 आदमी और पकड़े जो नीचे से ऊपर आ रहे थे। उन्हें ट्रक में ढूंढ दो। जेड की निगाह ऊपर। जीरो एक सुनसान सड़क पर भागता। उस्ताद, वो रहा जीरो। लगता है वह यहाँ की गलियों से परिचित है। आओ क्विक। अचानक एक पुलिस
जीप ने जीरो के सामने आकर रुकी और तेज रफ्तार कार ड्राइवर कंट्रोल न कर सका। मूर्ख, तुमने यह क्या किया? सर, सॉरी सर। वो सामने आ गया था। तभी दौड़कर आते जेड, निहाल सिंह और मार्शल ने देखा। जेड ओह पास जाने पर, यह तो मर गया। डॉक्टर जीरो। क्या? यस सर, यह जीरो है। इंटरपोल इंटरपोल पुलिस के कार्यालय में 2 दिन बाद। थैंक यू जेड, आज तुम्हारी मदद से हम एक खतरनाक मुजरिम की फाइल बंद कर सके। अगेन थैंक यू। थैंक यू की कोई बात नहीं सर, इज माई ड्यूटी। यह कर्फ्यू का असली हकदार निहाल सिंह है। ऑफ कोर्स, निहाल सिंह के बिना पूरा ऑपरेशन पूरा संभव नहीं था। समाप्त दोस्तों।